अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड 2025 को हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर जो 3 है डायनामिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के अंदर हम टॉपिक 3.2 फंडामेंटल फोर्सेस को कवर करेंगे। उसके बाद टॉपिक 3.3 फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम इसको कवर करेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। फिर हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। तो 3.2 टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस आपके सामने मौजूद है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फोर्सेस होती कौन सी है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी अर्थ को चार जो फोर्सेस है उसने घेरा हुआ है। कौन कौन सी? एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फिर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये जो चार फोर्सेस है इसे हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। अब बारी बारी हम इन फोर्सेस को देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ था ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। द ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है दैट एग्जिस्ट अमंग ऑल बॉडीज, जो कि तमाम बॉडीज के ऊपर अमल करती है। which have mass, जो के वजन रखती हो। It is a long range force given by Newton's law of gravitation। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है जिसको न्यूटन के लॉ ने डिस्कवर किया था। F इज इक्वल है G m1 m2 बाई आर स्केयर। m1 और m2 जो है वो दो मासेस है, r इनके दरमियान स्पेस है और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। यहाँ पे ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन आ जाती है। ये आपने फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है इट इज द वीकेस्ट वन अमंग ऑल फोर फोर्सेस। ये इन तमाम चार फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स होती है। बीइंग अ लॉन्ग रेंज फोर्स, जब बात होती है लॉन्ग रेंज फोर्स की, इट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑल थ्रू इट बिकम वीकर एंड वीकर। जब जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसकी जो फोर्स है वो वीक से वीकर होती जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि अजसाम को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, और जो ही इनके दोनों के दरमियान फासला बढ़ता जाता है तो क्या होती है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कमजोर होती जाती है। एक मिसाल मैं दूं, यहाँ पे ये मेरे पास जमीन है, ठीक है, ये एक मेरे पास गेंद है, ठीक है। अब ये जो गेंद है नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब ये जो गेंद जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इस पे जो फोर्स है ग्रेविटेशनल की वो कमजोर हो जाएगी और जब ये इससे भी ऊपर जाएगा तो इसकी जो कमजोर फोर्स है और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जिसके बाद इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज अ फोर्स दैट कॉजेज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर अमल करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कम अंडर दिस कैटेगरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और मैग्नेटिक फोर्स भी इस कैटेगरी के अंदर आती है। दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्स। ये जो सी होती है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। द एरिया इन विच दीज फोर्सेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इनके दरमियान जो एरिया होता है, किन के दरमियान, इस फील्ड के दरमियान, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि देखो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, अब इसके दरमियान ये जो एरिया है इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रोंग होती है एंड वीकर न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स से कमजोर होती है। दिस फोर्स काज ऑल केमिकल रिएक्शन। ये जो फोर्स होती है ये तमाम केमिकल रिएक्शन में अमल करती हैं। इट बीइंग्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल एटीसी। ये बांधे रखती है एटम को, मॉलिक्यूल्स को और क्रिस्टल को। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट होल्ड्स द एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ओवरकमिंग रिपल्सिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी बकायदा एक रेंज होती है। इट इज आल्सो अ शॉर्ट रेंज फॉर विच द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -14 मीटर।
इसकी जो शॉर्ट रेंज होती है उसकी जो पावर है वो है 10⁻⁻14 मीटर। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेट ऑफ अ न्यूक्लियस। वीक जो सा न्यूक्लियर फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, यानी कि तोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट द बीटा ऑफ अ न्यूट्रॉन इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफर इनटू अ प्रोटॉन। हमारे पास जो एक न्यूट्रॉन होता है जिसको हम एंड से शो करते हैं, ठीक है, उसमें से निकलता है हमारे पास एक प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन से क्या निकलता है, आगे बीटा निकलता है। इन दिस प्रोसेस अ बीटा पार्टिकल एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो आर एमिटेड। देखिए सिंपल सादा लफ्जों के अंदर क्या कह रहा है, कहता है जो न्यूट्रॉन्स होता है उसमें से क्या निकलता है, उसमें से प्रोटॉन निकलता है। ठीक है, प्रोटॉन से क्या निकलता है, प्रोटॉन से बीटा डिके निकलता है, बीटा पार्टिकल निकलता है, और साथ में क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम अकर। कहता सादा लफ्जों के अंदर ये समझ ले कि न्यूक्लियर फोर्स के अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके जो एटम है वो अकर करता है। इसकी जो रेंज होती है वो है 10⁻⁻17 मीटर। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब पाकिस्तानी साइंटिस्ट, पाकिस्तानी जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल सलाम along with Sheldon Glashow and Steven Wingbird are awarded in 1979 Nobel Prize in Physics for their contribution to the unification of the weak nuclear force and electromagnetic force as a electroweak force। कहता है पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट है उसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम हो गया, और साथ में एक साइंटिस्ट है शेल्डन ग्लैशो, और साथ में स्टीवन विंगर्ड। इन तीनों साइंटिस्ट ने अवार्ड जीता था 1979 को। फिजिक्स के अंदर क्या किया था, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वीक न्यूक्लियर फोर्स के दरमियान और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दरमियान। Although these two forces appear to be different in everyday phenomena, दर हकीकत ये जो दो फोर्स है वो हमें डिफरेंट तरीके के साथ मिलेगी हमारे रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। बात था थ्योरी मॉडल। थ्योरी मॉडल के अंदर क्या होता है, टू डिफरेंट एस्पेक्ट नजर आते हैं द सेम फोर्स के अंदर से। इट्स इफेक्ट आर ऑब्जर्व फॉर द इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस एट एवरी हाई एनर्जी। ये मेरे पास है यूनिफिकेशन ऑफ अ वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट मेरे पास है 3.3 टॉपिक फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, कि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर फोर्स किस तरफ से लगती है। ये जो पहला पैराग्राफ है ये कुछ खास नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपको ड्रैग फोर्स, एक्सटेंशन फोर्स के बारे में बताया जा रहा है। सवाल स्टार्ट होता है यहाँ से। हमारा सवाल है जी, सपोज अ बुक इज पुश्ड ओवर द सरफेस ऑफ अ टेबल। कहता है फर्ज करे आपने एक किताब को पुश किया हुआ है टेबल के ऊपर से। देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। कहते हैं आप किस तरह इसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए। जवाब आपने लिखना है, फ्री बॉडी डायग्राम आर यूज्ड टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन टू ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट in a given situation. In other words, a free body diagram is a special example of the vector diagram. अब कहता है फ्री बॉडी डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ध्यान रखना है। कहता है यूजली द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट बाय अ बॉक्स एंड फोर्स एरो और ड्रॉ आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कहता है दर हकीकत हमने आपको एक ब्लॉक दिखा दिया गया है, वहां पे आप फ्री वाली बॉडीज को देख सकते हैं। The length of a force arrow line are reflect the magnitude of the force and then arrowhead indicate the direction in which the force act. Each force is labeled to indicate the exact type of force. बेटा मैं आपको सादा लफ्जों के अंदर आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें ये एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, ये टेबल है, ये बुक है। अब देखिए जो भी चीज है, ये बुक है ना, ये वेट रखती है, तो ये किस तरफ करेगी, फोर्स लगाएगी ये नीचे की तरफ। फर्ज करें ये जो फोर्स लगा रही है वो है 20 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ये हमें बता रहे हैं किस तरफ है, नीचे की तरफ है। अब जो टेबल है वो भी तो इसके ऊपर रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है ना, किस तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ फोर्स ना लगाता तो इस किताब को नीचे जाते जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, बिल्कुल रेस्ट के ऊपर है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक और फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, कितनी, वो भी 20 न्यूटन ही, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। फर्ज करें अगर ऊपर 10 न्यूटन होती तो बुक को आधा सा नीचे जाना चाहिए था, लेकिन बुक बिल्कुल रेस्ट के ऊपर है, क्योंकि जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स
ऊपर लग रही है, इसलिए इस वक्त इसमें रेस्ट में है, लेकिन फोर्स लगनी सेंटर से चाहिए। अब एक फोर्स आपको लग रही है इस तरफ, ठीक है, कोई इस तरफ आप इस बुक को धकेल रहा है, उसके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। अब इसी तरफ से मुखालिफ सिमत में भी एक उसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो 10 न्यूटन होगी, तो ही बुक जो है वो रेस्ट के ऊपर होगी। तो हमें जो डायरेक्शन है ये हमें डायरेक्शन बता रही होती है, और बाकी जो हिस्सा है वो हमें मैग्नीट्यूड को बता रही होती है। तो ये इसमें बात की जा रही है फ्री बॉडी डायग्राम आर यूज्ड टू शो द relative magnitude and direction to all the forces acting on the object। सिंपल ये फोर्स इन फ्री बॉडी बॉडीज के अंदर बताया जा रहा है। सिंपल टॉपिक 3.3 फोर्स इन फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर यही चीज बताई जा रही थी। ये मेरे पास सिंपल इसका क्वेश्चन बन जाएगा, और यहाँ से एंड तक आपने सेपरेट लफ्जों के अंदर इसका जवाब लिख देना है। नेक्स्ट हम 3.4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।